जय हिंद दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग बेहतर होंगे। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का SCS एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, इस क्लास में हम डिस्कस करते हैं भारत के भूगोल पर आधारित इंपॉर्टेंट प्रश्नों को, अलग अलग चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिटेल में डिस्कशन यहाँ किया जाता है। और आज के इस लेक्चर में, लेक्चर नंबर 7 में आज हम बात करने वाले हैं भारत की जलवायु का। और जब हम भारत के जलवायु टॉपिक की बात करते हैं दोस्तों, तो ये भूगोल में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कैसे इंपॉर्टेंट है कि यदि आप कृषि समझना चाहते हैं, यदि आप वनस्पति समझना चाहते हैं, यदि आप बोल सकते हैं कि मौसम की पूरी गतिविधियों को समझना चाहते हैं, तो आपको जलवायु वाला टॉपिक आना चाहिए। कई अन्य टॉपिक जो होते हैं उनकी आधारशिला जो है वो भारत की जलवायु वाले टॉपिक से तय होती है, क्योंकि हर एक चीज जलवायु के हिसाब से ही निश्चित होती है दोस्तों। तो अन्य टॉपिकों को अगर समझना चाहते हो तो जलवायु के टॉपिक को बहुत अच्छे से समझिए। जलवायु एक शब्द हम लोग प्रयोग करते हैं, एक शब्द हम लोग प्रयोग करते हैं दोस्तों मौसम। दोनों ही जो टर्म है इनमें बहुत अंतर है। जलवायु जो वायुमंडल की दीर्घकालिक अवस्थाएं हैं उनको शो करता है, और मौसम जो है वो लघुकालिक अवस्थाओं को, स्थिति को शो करता है। मौसम दिन रात के हिसाब से बदल सकता है, सुबह शाम के हिसाब से बदल सकता है। हर 3 महीने में, 4 महीने में मौसम बदलता देखते हैं। लेकिन जब जलवायु परिवर्तन की बात करते हैं दोस्तों, तो कम से कम 30-40 साल इसमें लगते हैं, और मैक्सिमम से मैक्सिमम समय लग सकता है। ठीक है, जलवायु एक दीर्घकालिक अवस्था है, मौसम एक लघुकालिक अवस्था। और इसीलिए जब आप सॉन्ग्स भी सुनते हो, गाने, तो गाने में भी टर्म्स बड़े सोच समझ के यूज किए जाते हैं। जैसे आपने गाना सुना होगा, मौसम की तरह तुम बदल तो ना जाओगे। अब वहां पर ये मौसम शब्द यूज क्यों कर, जलवायु कर लेना चाहिए ना भाई। जलवायु क्यों? क्योंकि लंबे समय में बदलाती है। इसीलिए गाना लिखने वाले ने, लेखक ने मौसम शब्द का वहां पर यूज किया है। तो शब्दों का एक बहुत इंपॉर्टेंट होता है अगर आप हर चीज में जाते हैं तो। ठीक है, तो यहां जलवायु और मौसम शब्द में आपने अंतर समझ लिया साधारण रूप में। आज के इस लेक्चर में भारत की जलवायु से जुड़े इंपॉर्टेंट प्रश्नों को देखते हैं। क्लियर दोस्तों? तो चलिए शुरू करते हैं लेक्चर को। पहला प्रश्न है आज का, भारत की जलवायु की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता कौन सी है? देखिए ऑप्शन 4, हवाओं का मौसमी परिवर्तन, वर्ष भर लगातार वर्षा, पवनों की दिशा में परिवर्तन, ग्रीष्म एवं शीतकालीन पवनों का प्रभावी होना। देखिए, अगर हम इन चारों ऑप्शंस में जाएं और भारत की जलवायु की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता पे जाएं दोस्तों, तो मैं उसको एक टर्म में यूज कर लेता हूं, मॉनसून। भारत की जलवायु की सबसे इंपॉर्टेंट विशेषता क्या है? मॉनसून है दोस्तों। और मॉनसून जो है वो एक, बोल सकते हैं, अरबी भाषा का शब्द है। अरबी भाषा का शब्द है जो प्रयोग किया गया था अल मसूदी के द्वारा। ये एक अरबी भूगोलवेत्ता था जो भारत आया और भारत की जलवायु का अध्ययन करके इसके बारे में अपने विचार रखे थे, और इसने भारत की जलवायु के लिए मौसम शब्द का प्रयोग किया। यहीं से बाद में निकलता है मॉनसून, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है ऋतु के अनुसार या मौसम के अनुसार पवनों की दिशा में परिवर्तन, पवनों की दिशा में बदलाव। अब देखिए, समय के अनुसार, मौसम के अनुसार क्या हो रहा है? पवन की दिशा में बदलाव हो रहा है। बदलाव कैसे होगा? बदलाव 2 तरीके से होता है। या तो पवन स्थल से सागर की ओर जाएगी, या फिर पवन सागर से स्थल की ओर आएगी। तो 6 महीने स्थल से सागर की ओर और 6 महीने सागर से स्थल की ओर जाती है। अब सागर से स्थल की ओर आने का समय कौन सा होता है? ग्रीष्म काल का होता है। और स्थल से सागर की ओर जाने का समय कौन सा होता है? शीतकाल का होता है। तो देखिए, हमारे देश की जलवायु का जो एक इंपॉर्टेंट चीज है वो क्या है? मॉनसून, क्योंकि भारत की जलवायु मॉनसूनी जलवायु है। और मॉनसून अगर इंपॉर्टेंट फैक्टर है यहाँ पे, तो इसके बारे में भी आप लोगों को पता चल गया कि किस प्रकार से अल मसूदी ने अरबी भाषा के शब्द का प्रयोग किया। और मॉनसून यहाँ पर वर्ड आता है जिसका अर्थ क्या है? ऋतु, मौसम के अनुसार पवनों की दिशा में बदलाव। तो पवनों की दिशा में परिवर्तन आपका क्या हो गया? सही उत्तर हो गया भाई। पवनों की दिशा में परिवर्तन मतलब मॉनसून की बात यहां हो रही है, जो भारत की जलवायु का सबसे इंपॉर्टेंट विशेषता है। ध्यान रखिएगा, मॉनसून शब्द का अर्थ ये है। और मौसम
के हिसाब से जो पवनों की दिशा में बदलाव होता है वो दो होता है, या तो स्थल से सागर की ओर या सागर से स्थल की ओर। सागर से स्थल की ओर 6 महीने ग्रीष्मकाल के होते हैं और स्थल से सागर की ओर 6 महीने शीतकाल के होते हैं। ये ध्यान रखना है आप लोगों को। तो ये अल मसूदी ने इस बारे में बताया था। बहरहाल अगर हम भारत की जलवायु को देखें दोस्तों, तो भारत की जलवायु जो है उसको आप उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु कहते हैं। भारत की जलवायु की विशेषता तो इसमें से समझ में आ गया कि पवनों की दिशा में परिवर्तन। लेकिन अगर हम देखें भारत की जलवायु तो आप क्या बोलते हैं, उष्ण कटिबंधीय मानसूनी। अब मानसूनी कैसे, वो तो समझ में आ गया, वर्षा काय से होती है, मानसूनी पवनों से होती है, मानसून विशेषता है। उष्ण कटिबंधीय क्यों बोलते हैं, जैसे हम मान लिए पृथ्वी है, इस पृथ्वी पर आपको 0 डिग्री की रेखा मिलेगी जिसको हम क्या कहते हैं, भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा या इक्वेटर, ये पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है और एक अक्षांश रेखा है, बराबर। अब इस अक्षांश रेखा के ऊपर वाला भाग क्या होता है दोस्तों, उत्तरी गोलार्ध होता है, और इसके नीचे वाला भाग क्या होता है दोस्तों, दक्षिणी गोलार्ध होता है। तो उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध आपको 2 गोलार्ध मिलते हैं, किसकी वजह से, भूमध्य रेखा की वजह से, 0 डिग्री की वजह से, ठीक है। अब 0 डिग्री वो लाइन है जहां पर वर्ष में 2 बार सूर्य सीधा होता है, सूर्य सीधा चमकता है। तो ये याद रखिएगा कि वर्ष में 2 बार सूर्य भूमध्य रेखा पर, विषुवत रेखा पर, इक्वेटर पर सीधा चमकता है। अब 2 बार कब चमकता है तो वो डेट भी आप लोग याद रख लीजिए। एक समय होता है मार्च का, कौन सी मार्च, 21 मार्च, ठीक है, और दूसरा होता है सितंबर का समय, कौन सा सितंबर, 23 सितंबर को। ये 2 वो दिन होते हैं जब सूर्य का सीधा प्रकाश 0 डिग्री पर पड़ता है, और इन दोनों ही कंडीशन में सभी जगह पृथ्वी पर क्या होता है, दिन रात बराबर होते हैं, ठीक है। अब दिन रात बराबर होते हैं, यहां पर एक और लाइन समझ लीजिए कि ये ऊपर जब जाएंगे तो एक लाइन आपको मिलती है 23.5 डिग्री उत्तरी, जिसको हम बोलते हैं कर्क रेखा, और एक लाइन मिलती है 23.5 डिग्री दक्षिणी, साउथ में, इसको हम बोलते हैं मकर रेखा। अब सूर्य क्या होता है, 22 दिसंबर के दिन दक्षिणी गोलार्ध में कहां सीधा चमकता है, मकर रेखा पर, और 21 जून को सीधे कहां चमकता है, उत्तरी गोलार्ध में, कर्क रेखा पर। तो 21 जून, फिर यहां पर देखिए जुलाई, अगस्त, सितंबर में कहां आ गया, 0 डिग्री पर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में कहा गया, मकर रेखा पर, जनवरी, फरवरी, मार्च, वापस 21 मार्च को कहा गया 0 डिग्री पर, अप्रैल, मई, जून में कहा गया यहां। तो सूर्य की स्थिति कभी इसके ऊपर और इसके नीचे नहीं होती, हमेशा सूर्य कर्क रेखा, मकर रेखा, विषुवत रेखा पर के बीच में ही चलता है। अब ऐसे में इन तीनों रेखाओं का जो बीच का जो क्षेत्र होता है, ये वो क्षेत्र है जहां 12 माह देखें तीव्र सूर्य का प्रकाश मिलता है। अगर तीव्र सूर्य का प्रकाश मिल रहा है मतलब सीधी किरणें आ रही है कि नहीं आ रही, और अगर सीधी किरणें आ रही है सूर्य की यहां पर, इसका मतलब तापमान क्या होगा, ज्यादा होगा। तो इस 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश कर्क रेखा से 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश मकर रेखा पे जो बीच का जोन है, ये पूरा के पूरा जोन जहां सूर्य की किरणें 12 महीने तेज होती हैं, सीधी होती हैं, तापमान ज्यादा होता है, और इसके लिए हम वर्ड यूज क्या करते हैं, उष्ण कटिबंध। और अगर ये उष्ण कटिबंध है तो भारत को भी देख लीजिए कि जो कर्क रेखा है वो भारत के बीच से गुजरती है, 8 राज्य से गुजरती है, और अगर कर्क रेखा भारत से गुजर रही है तो भारत का हिस्सा भी उष्ण कटिबंध में आ जाएगा। अब चूंकि भारत का हिस्सा उष्ण कटिबंध में आ रहा है, इसलिए भारत की जलवायु को क्या बोल दिया, उष्ण कटिबंधीय बोल दिया। वर्षा काय से होती है, मानसूनी हवाओं से, तो उष्ण कटिबंधीय मानसूनी भारत की जलवायु का नाम ऐसे आप लोगों को दिखाई पड़ता है, ठीक है। तो भारत की जलवायु उष्ण कटिबंधीय मानसूनी है, दोनों चीजें आप अच्छे से समझते हो। मानसून जो है वो भारत की जलवायु की एक इंपॉर्टेंट विशेषता है, ये भी आप लोग समझते हो। अगला प्रश्न देखें, प्रश्न नंबर 2 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय मानसून को प्रभावित नहीं करता। भाई कौन सा कारक है इन चारों में से जो भारत की जलवायु को या मानसून को प्रभावित नहीं करता। मानसून दोस्तों भारत की इकोनॉमी में बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। भारत की अर्थव्यवस्था का आधार कृषि है, भारत एक कृषि प्रधान देश है।
और कृषि के लिए जरूरी है समय पर पानी आना, और पानी आता है मानसून की पवनों से, मानसून से। तो एक प्रकार से मानसून जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है भारत की अर्थव्यवस्था में, और भारत की अर्थव्यवस्था कृषि पर आधारित है। तो कृषि को मानसून का जुआ कहा जाता है। जब कृषि अच्छी होगी तो कब होगी? जब मानसून अच्छा होगा। कृषि बेकार होगी जब मानसून बेकार होगा, ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहां पर मानसून की इस व्यवस्था को समझना है कि मानसून को प्रभावित करने वाले कारक क्या हैं। याद रखिए, एल नीनो का जो प्रभाव होता है ये मानसून को प्रभावित करता है। अगर जेट स्ट्रीम की बात करें, ये भारत के मानसून को प्रभावित करता है। अगर तिब्बत के पठार की बात करें, ये भी मानसून को प्रभावित करता है। परंतु गल्फ स्ट्रीम की बात करें दोस्तों, तो इसका मानसून पर प्रभाव नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि गल्फ स्ट्रीम क्या है? गल्फ स्ट्रीम एक गर्म धारा है। कौन सी गर्म धारा है? गर्म जल धारा है। और ये कहां होती है? उत्तरी अटलांटिक महासागर, उत्तरी अटलांटिक महासागर। यहां पर कहां? तो 20 डिग्री की अक्षांश रेखा जो है वहां से ये बनती है। कौन सी जगह ले लीजिए? मैक्सिको की खाड़ी। और मैक्सिको की खाड़ी उत्तरी अमेरिका का दक्षिण पूर्वी इलाका है। सब लोगों को मानचित्र याद होना चाहिए। कौन सा देश कहां है, कौन सा महासागर कहां है, कौन सा सागर कहां है। अगर आपको यही नहीं पता तो फिर आप भूगोल नहीं पढ़ सकते। तो भूगोल अगर आप पढ़ना चाहते हो तो पहली आवश्यकता है कि आपको मानचित्र का पता होना चाहिए। तो मानचित्र देखिए, और मानचित्र का अध्ययन अगर करना चाहते हैं, स्टूडेंट एटलस की किताब लीजिए, उसको निरंतर भूगोल जब पढ़ते हैं उसके साथ साथ पढ़ते जाइए। मानचित्र अगर अच्छे से आता होगा तो भूगोल आसानी से पढ़ सकते हो। तो उत्तरी अमेरिका में जाओगे, वहां दक्षिण पूर्व में जाओगे, मैक्सिको की खाड़ी है, 20 डिग्री की अक्षांश रेखा है, इसी के पास से गल्फ स्ट्रीम की गर्म जलधारा बनती है जो उत्तर की तरफ प्रवाहित होती है। और कहीं ना कहीं बाद में हम देखें 70 डिग्री अक्षांश के आसपास जाएं या यूरोप के क्षेत्र तक जाएं, वहां तक इसका आपको एरिया देखने को मिलेगा जैसे जैसे आगे बढ़ती है। तो ये वहां से संबंधित है। और मानसून भारत और उसके हिंद महासागर के आसपास के कुछ देशों तक सीमित है। इसका मतलब गल्फ स्ट्रीम का संबंध किससे नहीं है? मानसून से नहीं है। ये गल्फ स्ट्रीम जो हम यूरोप के पश्चिम के देशों पे जाएं या अमेरिका के पूर्वी तट के देशों पे जाएं, वहां पर प्रभाव डाल सकता है, लेकिन कहां प्रभाव नहीं है इसका? भारत पे मानसून पर इसका प्रभाव नहीं है। यह आपका उत्तर हो जाएगा। अब देखिए, तिब्बत का पठार, जेट स्ट्रीम, एल नीनो कैसे मानसून को प्रभावित करता है, यह समझना पड़ेगा। देखिए, एल नीनो जो है इसका संबंध किससे है? दक्षिण अमेरिका। दक्षिण अमेरिका अगर आप जाते हैं तो वहां के पश्चिमी तट पर जाएंगे तो वहां पर आपको पेरू दिखेगा। और पेरू का जो तट है, इस तट पर समय समय पर उत्पन्न होने वाली एक जलधारा के तौर पर आप देख सकते हैं एल नीनो को। ये वहां के महासागरीय जल में उथल पुथल का परिणाम होता है। और वहां के जल जब गर्म होता है तो आसपास के क्षेत्रों तक वो गर्माहट जो है, टेम्परेचर जो है वो बढ़ जाता है। जब ये टेम्परेचर पश्चिमी प्रशांत महासागर के क्षेत्र तक पहुंचता है, ऑस्ट्रेलिया के जोन तक, तो वहां का टेम्परेचर भी बढ़ता है और इसको हम बोलते हैं दक्षिणी दोलन। कहीं ना कहीं इस इंसोलेशन की प्रोसेस के कारण यहां जो ऑस्ट्रेलिया का और पूर्वी हिंद महासागर का जो जोन है वहां पर निम्न दाब की कंडीशन बन जाती है। और मानसून की धाराएं भारत वाले क्षेत्र की तरफ अट्रैक्ट होने से पहले इस उच्च निम्न दाब के क्षेत्र की तरफ जाते हैं, जो एल नीनो के कारण बनता है। इस कारण से भारत पर मानसून गड़बड़ हो सकता है, बारिश कम होती है। तो एल नीनो जो है दोस्तों वो भारत के मानसून को प्रभावित करता है। बेसिकली दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट पेरू के क्षेत्र में ये व्यवस्था जो है वो आपको देखने को मिलती है। और 2 वर्ष से लेके अधिकतम 7 वर्ष हम देखते हैं एल नीनो का प्रभाव देखने को मिलता है। साधारणतः हर 2 साल में हमें इसकी व्यवस्था देखने को मिलती है, जिसका सीधा असर हमारे मानसून पर देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो एल नीनो क्या करता है? एल नीनो तापमान बढ़ा देता है, जिसकी वजह से निम्न दाब का क्षेत्र बनता है और भारत का मानसून प्रभावित होता है। लेकिन इसी के साथ साथ एक और चीज होती है ला नीनो। एल नीनो के साथ एक और होता है ला नीनो। ला नीनो क्या है दोस्तों? इसमें तापमान कम होता है। तो एल नीनो में तापमान बढ़ता है, ला नीनो में तापमान कम होता है। और एल नीनो जो है वो स्पेनिश भाषा में इसका मतलब होता है छोटा लड़का या लड़की। ठीक है,
एल नीनो का मतलब होता है, ध्यान रखेंगे। बाकी आगे जाकर जैसे जैसे हम डिस्कशन करेंगे वर्ल्ड के ज्योग्राफी में, इसको हम और डिटेल में समझेंगे। जेट स्ट्रीम की बात कर ले दोस्तों, तो जेट स्ट्रीम को दो भागों में देखिए, एक आप पछुआ जेट, पश्चिमी जेट की बात करते हैं, और एक आप पूर्वी जेट स्ट्रीम की बात करते हैं। ये ध्यान रखिए, ये दोनों भारत के क्षेत्र को प्रभावित करते हैं। पश्चिमी जेट स्ट्रीम की बात करें, भूमध्य सागर के क्षेत्र से भारत के पश्चिमी इलाके तक ये आती है। इसकी वजह से अप्रैल मई में जो मानसून की कंडीशन बनती है बारिश होने की, वो नहीं बन पाती। लेकिन तिब्बत का पठार जब अप्रैल या मई के महीने में गर्म हो जाता है, उसके कारण बनती है पूर्वी जेट स्ट्रीम, और ये पूर्वी जेट स्ट्रीम बनकर इस पछुआ जेट को आने से भारत में रोकती है, जिसके कारण टेम्परेचर डाउन होता है और उसके बाद कंडेंसेशन की प्रोसेस होती है, संघनन की, और फिर बारिश होना शुरू हो जाती है। लेकिन इस पूरी व्यवस्था को होते होते जून शुरू हो जाता है, इसलिए भारत में मानसून जून से प्रारंभ होता है। कंडीशंस तो अप्रैल मई से ही बन जाती हैं, लेकिन ये पूर्वी जेट स्ट्रीम का बनना और पछुआ जेट को भारत में आने से उसके रास्ते को मोड़ना, ये पूरी की पूरी कंडीशन बनने में जून का महीना लगता है। इसलिए कहीं ना कहीं हम बोल सकते हैं कि जून तक भारत में मानसून का प्रारंभ होता है। तिब्बत का पठार क्यों जरूरी है? तिब्बत का पठार गर्म ही होता है मई के महीने तक, और जब ये गर्म होता है तो यहां पर हाई टेम्परेचर का, लो प्रेशर का केंद्र बनता है। साइबेरियन ठंडी धाराओं को ये अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, जिसके बाद बनती है पूर्वी जेट स्ट्रीम। मतलब अगर तिब्बत का पठार गर्म ना हो तो पूर्वी जेट स्ट्रीम ही नहीं बनेगी। ठीक है, तो एक प्रकार से हम देखें तो ये तीनों के तीनों ऐसे फैक्टर्स हैं जो भारत के मानसून को प्रभावित करेंगे। इसीलिए इनको हमने बोला है कि भारत के मानसून को प्रभावित करने वाले फैक्टर्स हैं, जबकि गल्फ स्ट्रीम नहीं है। एक और चीज, कई बार ऐसा बोला जाता है कि एल नीनो का अगर वर्ष है, हर 2 वर्ष में हम देखते हैं कि एल नीनो का वर्ष हो सकता है। अगर एल नीनो का वर्ष है तो भारत में वर्षा कम होगी, ये माना जाता है, लेकिन ये मिथक है दोस्तों। जब भी आप ज्योग्राफी को बहुत डिटेल में अध्ययन करते हैं तो एल नीनो का प्रभाव डिपेंड करता है तिब्बत के पठार के गर्म होने और यहां पर पूर्वी जेट स्ट्रीम के बनने से। पूर्वी जेट स्ट्रीम मॉनसून का कंट्रोलर कहलाती है, यह फैक्ट आप लोग ध्यान रखिएगा। भारत के मॉनसून का जो कंट्रोलर है वो कौन है? पूर्वी जेट स्ट्रीम है। इंपॉर्टेंट चीज क्या है? भारत के मॉनसून के सफल होने और विफल होने में पूर्वी जेट स्ट्रीम है, जो तिब्बत के पठार के गर्म होने के बाद बनती है दोस्तों, ये ध्यान रखिएगा। क्यों? क्योंकि पूर्वी जेट स्ट्रीम अगर स्ट्रांग है, ठीक है, तो भले ही एल नीनो आ जाए, भारत का मानसून कुछ नहीं होगा, बाढ़ आएगी, इतनी बारिश होती है। अगर पूर्वी जेट स्ट्रीम कमजोर है और एल नीनो आया है तो बारिश कम होती है या सूखे की आशा हो सकती है। पूर्वी जेट स्ट्रीम सामान्य है और एल नीनो भी सामान्य है, बारिश हो सकती है, ये ध्यान रखिएगा। तो हर एक चीज डिपेंड करती है किस पर? पूर्वी जेट स्ट्रीम पर, ये ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न नंबर 3 है, निम्नलिखित में से किस राज्य में दक्षिण पश्चिमी मानसून से वर्षा नहीं होती? अब ये समझिए दक्षिण पश्चिमी मानसून का क्या कॉन्सेप्ट है। जब आप भारत के इस जोन को देखेंगे दोस्तों तो आपको इस प्रकार से आकृति मिलेगी। यहां पर आपको मिलेगा पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी, यहां पर आप जाएंगे तो इस प्रकार से पूर्वी घाट है। अब ये बीच में गैप क्यों छोड़ा है? पूर्वी घाट जो है ये एक डिसकंटिन्यू असतत श्रेणी है, बीच में नदियों के माध्यम से इस क्षेत्र को काट दिया गया है। कृष्णा, गोदावरी, सारी नदियां आती है ना, बह के कावेरी, तो ये नदियां पश्चिमी घाट के इस जोन से निकलती हैं, यहां से बह के जाएंगी। इन्होंने क्या किया? इस मार्गों को काट दिया, इसलिए पूर्वी घाट कटा हुआ है। पश्चिमी घाट में ऐसा नहीं, तो पश्चिमी घाट एक सतत श्रेणी जिसको आप सह्याद्री के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, ये मैं बता चुका हूं पहले के लेक्चर्स में, तो आप उसको देख लीजिएगा। अब देखिए कि यहां पर मान लीजिए ये 0 डिग्री हो गया, ठीक है, और यहां पर आप श्रीलंका बना सकते हैं। अब भारत में क्या होता है कि जो पवनें आती हैं वो यहां पर बनता है हाई टेम्परेचर का, लो प्रेशर का जोन, जिसकी वजह से पवनें इधर की तरफ अट्रैक्ट होती हैं ऐसी। अब ये जो पवनें इधर की तरफ अट्रैक्ट हुई हैं, ये अगर भारत का आप कंडीशन देख लें तो ये साउथ होगा, ये नॉर्थ होगा, ये ईस्ट होगा और ये वेस्ट होगा। और ये दिशा कौन सी हो गई? ये नॉर्थ ईस्ट हो गई, उत्तर पूरब, और ये क्या हो गया? साउथ वेस्ट, दक्षिण पश्चिम। तो भारत से ये पवनें जो आ रही हैं पानी लेकर, ये दक्षिण पश्चिम से प्रवेश कर रहे हैं, इसलिए इनका नाम क्या हो गया? दक्षिण पश्चिमी मॉनसून। बस इतना कॉन्सेप्ट याद रखिए कि ये साइड से भारत में प्रवेश करती हैं, इसलिए इनको दक्षिण पश्चिमी मॉनसून कहा जाता है। लेकिन भारत में देखिए यहां पर पर्वत है, ये पूरा, और भारत की कीपकार आकृति है। अब भारत में क्या इन पर्वत के कारण मानसूनी हवा सीधे अंदर नहीं जा पाती, तो क्या होता है? एक हवा का
शाखा इधर जाती है और एक शाखा ऐसे जाती है। तो ये हो गई अरब सागर का इलाका, तो अरब सागर की मानसूनी शाखा हो गई। और ये वाली शाखा कौन सी हो गई? बंगाल की खाड़ी। तो भारत में जो मानसून आता है वो किस रूप में आता है? दक्षिण पश्चिमी मानसून, क्योंकि वो इस दिशा से मानसूनी पवनें भारत में आती हैं। लेकिन चूंकि पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी यहां है और पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी के कारण हवाएं सीधे अंदर इंटर नहीं कर पाती हैं, तो मानसून जो है दक्षिण पश्चिमी वो कितने भागों में बढ़ जाता है? 2। एक इधर जाएगा, बंगाल की खाड़ी की शाखा हो जाएगी मानसून की, इधर से जाएगी वो अरब सागर की शाखा हो जाएगी मानसून की। ठीक है, क्वेश्चन देखिए, भारत में किस राज्य में दक्षिण पश्चिम मानसून से वर्षा नहीं होती? तो देखिए, अगर यहां पर पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी है तो पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी के कारण हवा यहां पर अंदर नहीं आएंगी। जो राज्य अंदर यहां पर मौजूद होंगे वहां पर दक्षिण पश्चिमी मानसून से बारिश नहीं होगी। इसका मतलब ये इधर का जो जोन है पहाड़ी के इधर का, वो वृष्टि छाया रेन शेडो जोन है, और रेन शेडो जोन में जो जो क्षेत्र आएंगे वहां पर बारिश नहीं होगी। तो देखिए, जनरली इसमें तमिलनाडु पूरी तरीके से आता है जहां पर दक्षिण पश्चिमी मानसून से वर्षा नहीं होती। कर्नाटक के बहुत बड़े भाग में दक्षिण पश्चिम मानसून के बोल सकते हैं कि एक क्षेत्र में बारिश नहीं होती, लेकिन बाद में बारिश हो जाती है थोड़ी बहुत। वैसे ही पंजाब में होती है, वैसे ही राजस्थान में भी थोड़ी बहुत बारिश होती है, लेकिन तमिलनाडु में उत्तर पूर्वी मानसून से बारिश होती है, लौटते हुए मानसून से बारिश होती है, ना कि दक्षिण पश्चिम मानसून से। याद रखेंगे। और दक्षिण पश्चिम मानसून क्यों कहते हैं, इसकी शाखाएं कितनी है, मैंने दोनों आपको बता दिया है, ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो अभी से ध्यान रखेंगे, भारत में जो मानसून आता है उसको दक्षिण पश्चिम मानसून कहते हैं। क्यों कहते हैं वो पता है आप लोगों को। एक शाखा अरब सागर की शाखा, क्योंकि अरब सागर के क्षेत्र से भारत में प्रवेश करती है। दूसरी शाखा बंगाल की खाड़ी की शाखा कहलाती है मानसून की। क्यों? क्योंकि बंगाल की खाड़ी क्षेत्र से होकर भारत में प्रवेश करती है। ठीक, चलिए, तो यहां पर तमिलनाडु आपका उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, तमिलनाडु में शरदकालीन वर्षा अधिकांशतः जिन कारणों से होती है वह क्या है? शरदकालीन, शरद काल का मतलब दोस्तों अक्टूबर नवंबर के बीच में जो भारत में ऋतु होती है उसको शरद ऋतु कहते हैं। भारत में कितनी ऋतु होती है? भारत में 4 ऋतुएं होती हैं। मध्य प्रदेश में कितनी ऋतु होती है? 3 होती है। मध्य प्रदेश में सर्दी, गर्मी, बरसात। लेकिन भारत में अगर हम देखें तो भारत में मॉनसून का सीजन होगा वर्षा ऋतु। वर्षा ऋतु जब खत्म होती है तो सितंबर की 15-20 तारीख के बाद अक्टूबर का पूरा मौसम ऑलमोस्ट 10, 12, 15 नवंबर तक का जो मौसम, उसमें आपको गर्मी लगती है, एकदम से ठंड नहीं होती। बारिश खत्म होते से ही ठंड का मौसम शुरू नहीं होता। बारिश का मौसम जब खत्म होता ऑलमोस्ट 15 सितंबर तक, उसके बाद 15 नवंबर तक जो 2 महीने होते हैं वो ग्रीष्म ऋतु के तौर पर जाने जाते हैं, द्वितीय ग्रीष्म ऋतु। क्यों? क्योंकि इस समय जो कर्क रेखा पर सूर्य था वो वापिस भूमध्य रेखा पर आएगा और भूमध्य रेखा से होते हुए मकर रेखा पर दक्षिण में जाएगा, और इस बीच में उसको भारतीय क्षेत्र के ऊपर से होकर जाना है। तो जैसे जैसे वो भारत से दूर जाएगा वैसे वैसे भारत के क्षेत्र में कुछ जगह पर गर्मी आपको दिखाई पड़ती है। तो अक्टूबर नवंबर के कुछ समय तक आपको गर्मी का मौसम दिखाई पड़ेगा, जिसको द्वितीय ग्रीष्म ऋतु के नाम से आप जानते हैं। तो यहां याद रखिएगा कि इस मौसम के बाद आप देखेंगे कि गर्मी, सर्दी धीरे धीरे करके शुरू होने लगती है। तो आती सर्दी का जो मौसम है वो शरद का मौसम होता है। उसी प्रकार जैसे गर्मी के आने के पहले बसंत आपको देखने को मिलता है कि नहीं मिलता? तो शरद ऋतु का जो समय होता है उसको आप शरद ऋतु कह सकते हैं, उसको आप लौटते मानसून की ऋतु कह सकते हैं, मानसून के निर्वर्तन की ऋतु कह सकते हैं, रिटर्निंग ऑफ मानसून का जो सीजन होता है वो कह सकते हैं, जो अक्टूबर में होता है अंत तक, नवंबर के प्रारंभ तक। आप अगर देखेंगे तो इसमें इंपॉर्टेंट जो रोल होता है वो उत्तर पूर्वी मानसून का होता है। क्यों? क्योंकि दक्षिण पश्चिमी मानसून तो जाने वाला मानसून हो गया, पश्चिमी विक्षोभ का इतना प्रभाव यहां देखने को नहीं मिलता, दक्षिण पूर्वी मानसून जैसी कोई व्यवस्था है नहीं। तो यहां पर उत्तर पूर्वी मानसून पहुंच गया ऊपर, और वहां से बस रिटर्न जब आता है तो वहां से उत्तर पूर्वी मानसून की व्यवस्था देखने को मिलेगी। तो उत्तर पूर्वी मानसून जब रिटर्न होता है तो वो भारत के बीच वाले सेक्शन से रिटर्न नहीं होता। याद रखिए, जो पूर्वी जेट स्ट्रीम बनती है तिब्बत के पठार पर, मैंने अभी पिछले क्वेश्चन में बताया, वो पूर्वी जेट स्ट्रीम 2 शाखाओं में विभाजित होती है। एक शाखा भारत के मध्यवर्ती मैदान के क्षेत्र में, यूपी जो पंजाब का क्षेत्र वहां आती है, और एक शाखा दक्षिण की तरफ सीधी आनी शुरू करती है, जो भारत के आंतरिक राज्यों में प्रवेश नहीं करती, क्योंकि वहां पर ऐसे अवरोधक हैं, इसलिए
वो सीधे आती है और तमिलनाडु का जो जोन है वहां से प्रवेश करके अक्टूबर के महीने के बाद नवंबर के प्रारंभिक समय में वहां तमिलनाडु में बारिश कराती है। जो उत्तर पूर्व से दक्षिण की तरफ हवा लेकर आ रही है ना, उस हवा को हम कहते हैं क्या, उत्तर पूर्वी मानसून, जिससे तमिलनाडु के क्षेत्र में ज्यादा बारिश देखने को मिलती है। तो एग्जाम में अगर क्वेश्चन आ जाए कि शरद ऋतु में या लौटते मानसून की ऋतु में या उत्तर पूर्वी मानसून से कहां सबसे ज्यादा बारिश होती है, तमिलनाडु में होती है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, अगला प्रश्न है, दक्षिण पश्चिमी मानसून निम्नलिखित में से किस प्रदेश में सर्वप्रथम प्रवेश करता है? तमिलनाडु में, महाराष्ट्र में, गोवा में या केरल में? सबसे पहले अगर प्रवेश करेगा दोस्तों दक्षिण पश्चिमी मानसून तो पहला राज्य होता है केरल। केरल में मानसून 1 जून को हिट कर जाता है और जैसे ही 1 जून को केरल में मानसून आता है, इसको बोलते हैं बर्स्ट ऑफ मानसून, मानसून का प्रस्फोट कहा जाता है। 1 जून तक केरल में, फिर धीरे धीरे करके ऊपर की तरफ मानसून जाकर 15 जून तक पूरे भारत में मानसून का फैलाव हो जाता है। पूरे भारत में कहीं ना कहीं बारिश देखने को मिलती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 6 कहता है कि देश के किस भाग में मानसून के अरब सागर एवं बंगाल की खाड़ी दोनों ही शाखाओं से वर्षा होती है? देखिए, अगर हम इन सेक्टर्स की बात करें तो यहां पर बिहार जो है इससे पूर्वी मानसून की शाखा, बंगाल की खाड़ी की शाखा। देखिए इसको समझो ऐसे कि अगर हम ये भारत का मैप देखें तो यहां पर अरब सागर होता है पश्चिम में, यहां पर बंगाल की खाड़ी होती है। अगर बंगाल की खाड़ी और अरब सागर की बात करें तो यहां जो पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी और पूर्वी घाट पर्वत श्रेणी है, इस वजह से हवा की एक शाखा इधर जाएगी पश्चिमी तट के समांतर और एक शाखा पूर्वी तट के आगे से यहां से ऊपर जाएगी। ये वाली शाखा जो जाती है उसको अरब सागर की शाखा कहेंगे, इधर वाली शाखा को बंगाल की शाखा कहेंगे। अब यहां पर देखिए कि यहां से जो आया इस हवा को हमने बोला क्या, दक्षिण पश्चिमी मानसून। दक्षिण पश्चिमी मानसून आया, इस पर्वत श्रृंखला के कारण, इस आकृति के कारण 2 भागों में बढ़ गया, एक बंगाल की खाड़ी और एक अरब सागर। अब अगर इधर के पूरे सेक्टर्स में बारिश की बात करें तो वो बंगाल की खाड़ी की शाखा से बारिश होगी, इधर के पश्चिमी सेक्टर की बात करें तो वो अरब सागर की शाखा से होगी। ठीक है, तो बिहार पूरब क्षेत्र में आ जाएगा उत्तर में, तो यहां पर किससे, बंगाल की खाड़ी की शाखा से बारिश होगी। उड़ीसा पूरब में आ जाएगा, बंगाल की खाड़ी की शाखा से बारिश होगी। अब आए मध्य प्रदेश और पंजाब। देखिए मध्य प्रदेश के पूरे जोन में दोनों शाखा से बारिश नहीं होती। मध्य प्रदेश अगर यहां पर देखें आप तो मध्य प्रदेश का जो पश्चिम भाग है वहां पर अरब सागर की शाखा से बारिश होगी, जो पूर्वी भाग है वहां पर बंगाल की खाड़ी शाखा से बारिश होगी। लेकिन अगर हम देखें बचा पंजाब, पंजाब ऊपर है, यहां तक जाते जाते दोनों मानसून की शाखाएं वापस मिल जाती हैं। जब मिल जाती है दोनों शाखाएं ऊपर जाकर, दोनों के मिलन के बाद जो थोड़ी बहुत बारिश होती है यहां पर वो आपको देखने को मिलती है, ये याद रखिएगा। अच्छा, मध्य प्रदेश में जो मध्य भारत का पठार है इस जोन में आपको दोनों शाखाओं से बारिश होते दिखती है, ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है, तो आपका इस प्रश्न का उत्तर है पंजाब, क्योंकि पंजाब तक जाते जाते अरब सागर की शाखा हो या बंगाल की खाड़ी की शाखा हो, दोनों वापस आपस में मिल जाती हिमालय से टकराने के चलते, तो कहीं ना कहीं वहां पर दोनों से बारिश आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, प्रश्न नंबर 7 है, असम, पश्चिम बंगाल तथा उड़ीसा राज्यों में मानसून पूर्व आने वाली तड़ी झंझाएं निम्न में से किस नाम से जानी जाती हैं? नॉर्वेस्टर्स, नॉर्थ ईस्टर्स, ईस्ट वेस्टर्स, साउथ ईस्टर्स। उत्तर है आपका नॉर्वेस्टर्स। देखिए तड़ित झंझाएं या आप बोल सकते हैं चक्रवात की स्थिति, कोरोना में भी आप घर पे रहे, 2022 हो 2023 के अभी कुछ दिनों पहले हम बात कर लें बारिश के मौसम के पहले, तो आपने देखा होगा कि अप्रैल और मई के महीने में आंधी तूफान के साथ तेज चक्रवात की सूचनाएं मिलती हैं। बंगाल की खाड़ी से भी चक्रवात आता दिखाई पड़ता है और पश्चिम बंगाल में पश्चिम के क्षेत्र में अरब सागर से भी आपको चक्रवात की सूचनाएं मिलती हैं। देश में जो पश्चिम के तटीय इलाके हैं जिसमें महाराष्ट्र है, कर्नाटक है, गोवा, इन पर भी कहीं ना कहीं, गुजरात के क्षेत्र में भी कहीं ना कहीं अलर्ट जारी करते हैं और पूरब के जो तमिलनाडु, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, बंगाल के तट है वहां पर भी अलर्ट जारी किया जाता है। जो एनडीआरएफ की टीम है, पूरी डिजास्टर मैनेजमेंट की सारी व्यवस्था वहां पर लगाई जाती है। क्यों? क्योंकि ये चक्रवात के आने का समय होता है। तो यहां पर जब बंगाल की खाड़ी में चक्रवात की स्थिति बनती है, अरब सागर की स्थिति में चक्रवात की स्थिति बनती है, ये वो समय होता है कि जब भारत के आंतरिक क्षेत्रों में, तटीय क्षेत्रों में कुछ वर्षा होती है। जो वर्षा होती है दोस्तों उसको अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग नाम से जाना जाता है। जनरली इसको बोलते हैं प्री मॉनसून शॉवर।
है ना, मानसून के पूर्व की वर्षा, मानसून पूर्व की वर्षा होती है, बौछार, तो इसको प्री मानसून शावर भी आप कहते हैं। अब इसका अलग अलग क्षेत्रीय इलाकों में अलग अलग प्रभाव होता है, फायदा होता है, उसके कारण इसका नाम भी अलग अलग है। इसको सामान्यतः आप असम, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा मतलब पूर्वी क्षेत्र में जाएंगे तो नार्वेस्टर इसको कहते हैं। लेकिन अगर मैं पर्टिकुलर असम की बात कर लूं तो इसके लिए वर्ड यूज किया जाता है बोडो चिल्ला, बोडो चिल्ला असम में कहते हैं इसको। वैसे यहां पर इसको चाय की वर्षा भी कहा जाता है, चाय की खेती के लिए फायदेमंद होता है असम में, तो चाय की वर्षा भी इसको आप कहते हैं। जब ये पश्चिम बंगाल में पहुंचती है ना, इसको कहा जाता है काल बैसाखी। काल बैसाखी कहां कहा जाता है? पश्चिम बंगाल में कहा जाता है। वैसे ही जब ये कर्नाटका में पहुंच जाए, कहां पहुंच जाए? कर्नाटक में, तो कर्नाटक कॉफी के लिए जाना जाता है, तो इसलिए इसको वहां पर कॉफी शावर भी कहते हैं। यहां पर इसको चेरी ब्लॉसम भी कहा जाता है, तो चेरी ब्लॉसम हो या कॉफी वर्षा हो वो भी कहते हैं। इसमें केरल का इलाका भी शामिल होता है। जब इसको तमिलनाडु में जाएंगे दोस्तों, तमिलनाडु में जाकर ये मैंगो शावर हो जाता है, आम्र वृष्टि। आम जो होता है वो इससे जल्दी पकने लगता है, बेहतर स्थिति में आता है, तो इसको आम्र वृष्टि तमिलनाडु में कह देते हैं। देखिए जहां जहां जाएंगे वहां इसके स्थानीय नाम मिलेंगे। नार्वेस्टर इसको कहा जाता है, बोडो चिल्ला भी कहते हैं असम में, चाय वर्षा भी कहते हैं असम में, काल बैसाखी कहते हैं बंगाल के क्षेत्र में, कर्नाटक जाएंगे तो चेरी ब्लॉसम कहेंगे, तमिलनाडु जाएंगे तो आम्र वृष्टि या मैंगो शावर कहा जाता है। ये पूरा का पूरा प्री मानसून शावर है, जो कहीं ना कहीं गर्मी की स्थिति में समुद्र की पवनें और स्थलीय पवनों के मिलने से बनी हुई एक चक्रवाती परिस्थिति होती है। ठीक है, चलिए अगली क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में शीतकालीन वर्षा का क्या कारण है? स्थानीय झंझावत, लौटता हुआ मानसून, पश्चिमी विक्षोभ या पूर्वी विक्षोभ? याद रखिएगा, पश्चिमी विक्षोभ। जो पछुआ पवन है, पछुआ पवन वो पवन जो हमेशा पश्चिम से पूरब की तरफ बहती है, ये पछुआ पवन पश्चिमी जेट के तौर पर, जेट के रूप में पश्चिम से पूर्व की तरफ भारत में प्रवेश करती है। जब ये शीतकाल में प्रवेश करती हुई आती है तो इसके कारण भारत में ठंडक भी बढ़ जाती है, ध्यान रखेंगे, शीतलहरी का प्रकोप हो जाता है। तो इसके आने से जो समुद्र की हमारी जो थोड़ी सी बोल सकते हैं कि आर्द्र पवन होती है, गर्म पवन, उससे इसका मिलन होता है, तो इन दोनों के मिलन के कारण एक गड़बड़ी, विक्षोभ का मतलब होता है डिस्टर्बेंस, इसको बोलते हैं वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, एक गड़बड़ी आपको एटमॉस्फेयर में दिखाई पड़ेगी, जिसके कारण 5 सेंटीमीटर के आसपास शीत ऋतु में वर्षा होती है, जिसको हम साधारणतः मावठा के नाम से जानते हैं, खासकर मध्य प्रदेश में। तो ये जो वर्षा है शीतकाल की, बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि शीतकाल में आप रबी की फसलें लगाते हैं, गेहूं, चना आदि, तो इस वर्षा के कारण उस रबी की फसल को फायदा होता है। ठीक है, तो पश्चिमी विक्षोभ के कारण ऐसा होता है। भारत में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान कौन सा है? बीकानेर, चेरापूंजी, मासिनराम या शिमला? याद रखिए, मासिनराम जो है ये मेघालय में है, मेघालय में है, याद रखिएगा। मेघालय जब जाते हैं तो खासी, गारो, जयंती पहाड़ी ऐसी कीपाकार आकृति मिलती हैं, और बंगाल की खाड़ी नीचे है, तो बंगाल की खाड़ी की जो शाखा है मानसून की, वो उत्तर की तरफ जाती है। एक इसका भाग जो होता है वो बंगाल से भारत के आंतरिक भागों में घुस जाता है, बिहार, झारखंड के क्षेत्र तरफ, और इसका एक भाग कहां जाता है? उत्तर पूर्वी क्षेत्र में। उत्तर पूर्वी क्षेत्र में जब ये हवा जाती है तो ये आगे बढ़ना चाहती है, लेकिन खासी, गारो, जयंतियां, खासी, गारो, जयंती जो पहाड़ियां हैं दोस्तों, वो इसके मार्ग में अवरोधक बनती हैं। हवाएं उत्तर की ओर जाना चाहती हैं, ये यहां पर कीपकार आकृति जो पहाड़ियों की, वहां पर ये हवाएं फंस जाती हैं। हवाएं जो होती हैं वो इन पहाड़ियों के सहारे ऊपर उठने लगती हैं, ऊपर उठते जाती है, हवा का टेम्परेचर कम होता है, संघनन होता है, और वहां पर बारिश होती है। ये मान लीजिए कि जब इन पहाड़ियों ने हवाओं को आगे नहीं जाने दिया, सारा का सारा गुस्सा जो है हवाओं ने यहाँ बारिश के तौर पर उतार देती है, और यहां पर 1140 सेंटीमीटर के आसपास वर्षा होती है, ध्यान रखेंगे। तो वर्षा की दृष्टि से विश्व में, भारत में सबसे ज्यादा वर्षा वाला स्थान मासिनराम है। यहीं पर चेरापूंजी में जो पहले सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान हुआ करता था, ये आप लोगों को ध्यान रखना। अब कौन है? मासिनराम है, याद रखेंगे। तो विश्व में सर्वाधिक वर्षा कहां होती है? मासिनराम, मेघालय में होती। क्यों होती वो आप लोगों को पता है। इसमें एक और कारण आप जोड़ सकते हैं, उत्तर पूर्वी मानसून भी इसका एक कारण हो सकता है। दोनों यहां पर एक्टिव हो जाते हैं, दक्षिण पश्चिम मानसून प्लस उत्तर पूर्वी मानसून, जिसके कारण यहां पर वर्षा की मात्रा एवरेज ज्यादा होती है। भारत में सबसे अधिक तथा सबसे कम वर्षा प्राप्त करने वाले 2 राज्यों का सही क्रम निम्नलिखित में से कौन सा है? सबसे ज्यादा वर्षा कहां होती है और सबसे कम वर्षा कहां होती है वो बताना है। देखिए, केरल या मध्य प्रदेश में बिल्कुल नहीं, केरल में ज्यादा वर्षा होती है लेकिन मध्य प्रदेश में नहीं होती। मध्य प्रदेश में एवरेज 112 सेंटीमीटर वर्षा होती है, ध्यान रखेंगे। ठीक है,
मेघालय तथा राजस्थान, असम तथा राजस्थान, केरल तथा राजस्थान। याद रखिए, मेघालय में मासिनराम की बात की है और राजस्थान सूखा क्षेत्र है। सही उत्तर क्या हो जाएगा? राजस्थान। यदि मैं मेघालय में बात करूं तो मेघालय में आपको मिल जाएगा मासिनराम, यह सर्वाधिक वर्षा होती है। और राजस्थान अगर मैं जाता हूं तो राजस्थान में मुझे मिलेगा जैसलमेर। जैसलमेर में 10 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा देखने को मिलती है। जैसलमेर कम वर्षा वाला स्थान है और मेघालय में मासिनराम सबसे ज्यादा वर्षा वाला स्थान है। तो मेघालय और राजस्थान सबसे कम और सबसे ज्यादा वर्षा वाले राज्यों के तौर पर भारत में जाने जाते हैं। इसके अलावा याद रखिएगा कि बीकानेर में भी कम वर्षा होती है। बीकानेर अगर आप जाते हैं राजस्थान के तो वहां पर आपको 24-25 सेंटीमीटर वर्षा देखने को मिलती है। और अगर आप लद्दाख चले जाएं, लेह लद्दाख वाले जोन में, तो वहां पर भी आपको कम वर्षा देखने को मिलती है। ठीक है, अगला प्रश्न, भारत के किस भाग में सर्वाधिक दैनिक तापांतर होता है? सर्वाधिक दैनिक तापांतर रात और दिन के तापमान में वेरिएशन यहां देखा जाता है। तो भारत के किस भाग में ऐसा होता है? राजस्थान के जो मरुस्थलीय क्षेत्र है वहां पर ऐसा होता है। मरुस्थल की जो रेत होती है वो दिन में ज्यादा गर्म हो जाती है और रात में चूंकि वो रेत है, कंकड़ पत्थर का एक हिस्सा है, तो वो सारा का सारा जो अपना टेम्परेचर होता है वो सारा का सारा क्या करता है? रिलीज कर देता है, छोड़ देते हैं, रिफ्लेक्ट हो जाता है पूरा। तो सारा का सारा टेम्परेचर छोड़ देते हैं तो रात के समय वहां पर टेम्परेचर 0 डिग्री तक चला जाता है। दिन में जहां 40, 45, 46, 47 डिग्री तक जाएगा, क्योंकि दिन में धूप पड़ती है, सीधे सीधे क्षेत्र गर्म हो जाता है, रात को पूरे एनर्जी छोड़ देते हैं जिसकी वजह से ठंडा हो जाता है। तो राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्र में दिन रात का जो तापांतर वो सबसे ज्यादा आपको देखने को मिलता है। हालांकि भारत में अगर सबसे ठंडा स्थान आपको देखना हो तो द्रास सेक्टर जो सियाचिन ग्लेशियर के आसपास लद्दाख में आपको मिलेगा, वहां पर -40 डिग्री तक टेम्परेचर देखने को मिलता है, जो भारत का सबसे ठंडा स्थान है। ठीक है, और सर्वाधिक गर्म स्थान कहां है? चुरू। राजस्थान के चुरू में भारत का सर्वाधिक टेम्परेचर होता है, यह भी आप लोगों को ध्यान रखना है। यदि भारत में कर्क रेखा के स्थान पर विषुवत रेखा होती तो यहां की जलवायु में क्या प्रभाव पड़ता? देखिए, कर्क रेखा के स्थान पर विषुवत रेखा होती तो क्या होता? देखिए, विषुवत रेखा साल भर तापमान 40 डिग्री से ज्यादा होता है, दिन भर वाष्पीकरण होता है, दिन भर वाष्पीकरण, तापमान ज्यादा। जैसे जैसे शाम होती है, दोपहर के 2 बजे के बाद, 3 बजे के बाद, ऑलमोस्ट 4 बजे के बाद यहां पर एक प्रकार से पूरा बादलों का हिस्सा आ जाता है और फिर रात भर बारिश होती है। तो एक तो तापमान ज्यादा रहेगा, दूसरी बात बारिश ज्यादा होगी। ठीक है, तो यहां देख लीजिए, अधिक तापमान और अधिक बारिश, ये विषुवत रेखा का आपको प्रभाव देखने को मिलेगा। यद्यपि भारत का केवल दक्षिणी भाग उष्णकटिबंध में है, तथापि संपूर्ण भारत की जलवायु उष्णकटिबंधीय। इसका क्या कारण है? इसका कारण सिंपल है दोस्तों, इतना पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। देखिए, भारत का जो दक्षिणी भाग है वो तो सबको पता है कि कर्क रेखा के नीचे आ गया तो आप उष्णकटिबंध में आ चुके हैं। ठीक है ना, मध्य प्रदेश के नीचे जो भी हिस्सा आ गया है वो पूरा के पूरा उष्णकटिबंध में आ गया है। अब ऊपर के इलाके को आपने उष्णकटिबंध में ही क्यों रखा? सबसे बड़ा कारण है आपका हिमालय पर्वत श्रेणी। क्या होता है कि जो उपोष्ण कटिबंध और बाकी का जो प्रभाव हमारे क्षेत्र में मिलना चाहिए ना, वो प्रभाव मिल नहीं पाता। क्यों? क्योंकि आप हिमालय को हटा दें तो उत्तर में जो ठंडी हवाएं हैं वो भारत में आने लगेंगी और भारत में आने लगेगी तो जलवायु अलग हो जाएगी। तो हिमालय की ऊंची ऊंची पर्वत श्रेणियों ने उत्तर से जो ठंडी हवाएं भारत में आती है उनको रोक रखा है, जिनकी वजह से भारत में वो प्रभाव देखने को नहीं मिलता। तो पूरा भारतीय क्षेत्र में उष्णकटिबंधीय वायु का कहीं ना कहीं हमको महसूस होता है। ठीक, भारत में वर्षा का औसत कितना है? 118 सेंटीमीटर भारत में औसत वर्षा होती है, याद रखेंगे। जिसमें आप नॉर्थ ईस्ट में चले जाइए, बंगाल में चले जाइए, पश्चिमी घाट पे आप जाते हैं तो केरल में चले जाइए, पश्चिमी घाट का पूरा ऑलमोस्ट जोन ले लीजिए और अंडमान निकोबार लीजिए। ये ज्यादा वर्षा वाले क्षेत्र हैं जहां पर 200 सेंटीमीटर से ज्यादा वर्षा होती है। जबकि आप पंजाब हरियाणा वाले क्षेत्र में चले जाइए, कर्नाटका के, मध्य प्रदेश के क्षेत्र में चले जाइए, यहाँ पर वर्षा कम होती है, ये आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, आगे बढ़े। भारत में वर्षा का अधिक होते हुए भी यह देश प्यासी धरती का देश समझा जाता है। इसका कारण क्या है दोस्तों? इसके कारण कई सारे हैं। पहला कारण वर्षा के पानी का तेजी से बहना, और तेजी से बहना है ही, नदियों के माध्यम से पूरा पानी आपका चला जाता है। कहां? सारा का सारा पानी समुद्र में चला जाता है और इस
इस व्यवस्था को बढ़ाने का काम जो है ना वो आज के डेवलपमेंट ने किया है। आज हमारे देश में डेवलपमेंट के नाम पर सीमेंट कंक्रीट का एक जंगल खड़ा किया जा रहा है। जब आप देखते हैं हर जगह तो आपको मकान ही मकान दिखेंगे, जो मकान ही मकान दिखेंगे ना वो सब सीमेंट कंक्रीट है। जब आप सड़कों पर जाएंगे ना तो आपको सड़कें भी सीमेंट कंक्रीट की ही मिलेंगी। तो बताइए कि ये पूरी की पूरी स्थिति कहीं ना कहीं आपकी गर्मी को बढ़ाने वाली होगी। तो टेम्परेचर बढ़ेगा और फिर आप दूसरी चीजों को शामिल करते हैं कि प्रदूषण और ये सब चीजें हो रहा है जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है। एक कारण आपके द्वारा बनाई जा रही सड़कें भी इसका है, ये भी ध्यान रखना चाहिए। दूसरी बात, जब आप इतना डेवलपमेंट के नाम पर सब दूर सीमेंट 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 का बिछा देंगे ना जाल, तो पानी जमीन में उतरने की अवस्था ही नहीं होगी तुम्हारे लिए। और जब पानी जमीन में नहीं उतरेगा तो वो पानी सड़कों के माध्यम से बह के अंततः नालों के माध्यम से, नदियों के माध्यम से समुद्र में जाएगा, आपके काम में नहीं आएगा। तो भारत को अगर आप कम पानी की व्यवस्था देखते तो उसका सबसे बड़ा कारण क्या है? वर्षा के पानी का तेजी से बह जाना। और उसमें आज के डेवलपमेंट की जो प्रोजेक्ट्स हैं, रोड है, सिस्टम जो है ड्रेनेज सिस्टम शहरों का, वो इसके लिए बहुत बड़ा जिम्मेदार है। और दूसरा ऑप्शन है वर्षा का पानी शीघ्रता से भाप बनकर उड़ जाता है। जब इतना ज्यादा सीमेंटीकरण आप करेंगे तो पानी अगर थोड़ी बहुत देर बारिश होती है तो पता ही नहीं चलता है। दूसरी बात होती है कि हम उष्णकटिबंध में आते हैं, वाष्पीकरण ज्यादा होगा, पानी भाप बनकर उड़ जाता है। वर्षा का कुछ थोड़े ही महीनों में जोर होना, देखिए आप जुलाई अगस्त के महीने में ही बारिश देखते हैं जिसमें मैक्सिमम आपको 15 जुलाई से 15 अगस्त के बीच में देखने को मिलता है। इसके अलावा बारिश का महीना नहीं आ रहा है। और जैसे कहीं ना कहीं हमारे देश में डेवलपमेंट के नाम पे काम चल रहा है ना, जिस प्रकार से शहरों को डेवलप किया जा रहा है, सीमेंट की सड़कें बनाई जा रही हैं दोस्त, बहुत बेकार हालत होने वाली है, ये समझ लीजिए। ठीक है, तो ये तीनों के तीनों कारण जो हैं वो भारत में कहीं ना कहीं यह प्यासी धरती का जे समझा जाता है इसका है, मतलब सभी आपके यहाँ पर ऑप्शन हो जाएंगे। ठीक, प्रश्न नंबर 16 कहता है कि भारत में मानसून प्रकार की जलवायु के लिए निम्नलिखित में से कौन से मुख्य घटक उत्तरदायी हैं? भारत की अवस्थिति, भारत में ऊष्मीय विपर्यास, उपरितन वायु परिसंचरण, हिमालय पर्वत श्रृंखला, ये सभी के सभी कारण हैं कि भारत की जलवायु मानसूनी प्रकार की जलवायु है। 1 2 3 4 चारों कारण है। अगला प्रश्न है, चेन्नई की जलवायु कोलकाता की जलवायु की तुलना में गर्म क्यों रहती है जबकि दोनों स्थान समुद्र तट पर स्थित हैं? ऑप्शन के हिसाब से देखें आप तो कोलकाता और चेन्नई समुद्र के तट पे भले ही हों, लेकिन चेन्नई और कोलकाता का डिस्टेंस विषुवत रेखा से ज्यादा और कम है। चेन्नई दक्षिण में है, तमिलनाडु में है। अगर हम विषुवत रेखा से इसका डिस्टेंस देखें तो वो कम है। इसका मतलब ये हुआ कि विषुवत रेखा की जलवायु का जो प्रभाव है उष्णकटिबंध का, वो चेन्नई में ज्यादा रहेगा। गर्माहट हो, उमस हो या फिर आर्द्रता हो। इसके तुलना में अगर आप कलकत्ता जाएंगे तो कलकत्ता ऑलमोस्ट आपको विषुवत रेखा कर्क रेखा उसके आसपास के इलाके में दिखाई पड़ेगा। तो ये डिस्टेंस जो है इन दोनों की जलवायु में अंतर होने का सबसे बड़ा कारण है, ये ध्यान रखेंगे। भारत के पश्चिमी तटों में ग्रीष्म में अति उच्च वर्षा मुख्यतः किसके कारण होती है? तो पश्चिमी तट पर ग्रीष्म काल में जो अति उच्च वर्षा होती है वो उष्णकटिबंधीय अवस्थिति के कारण होती है, ध्यान रखेंगे आप लोग। और वेस्टर्न घाट माउंटेन रेंज भी इसका कारण हो सकता है, समुद्र के निकट होना भी इसका कारण हो सकता है, लेकिन उष्णकटिबंधीय अवस्थिति इसका मुख्य कारण है। अक्टूबर गर्मी का प्रमुख कारण क्या है दोस्तों? अक्टूबर में गर्मी का प्रमुख कारण ही है उच्च आर्द्रता के साथ संबंध, उच्च तापमान। अक्टूबर के महीने में आप देखिए कि भारत में आपको गर्मी सी लगती है, इसको हम द्वितीय ग्रीष्म ऋतु भी कहते हैं प्रदेश में। तो ध्यान रखो कि 21 जून के बाद सूर्य जो होता है वो विषुवत रेखा की तरफ आता है। तो जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 23 सितंबर तक सूर्य जो होगा वो इक्वेटर पर धरती के बीच में आ जाएगा। ये देखिए यहां पर अगर ये कर्क रेखा है तो भारत की अवस्थिति ये है। अब यहां से देखिए 21 जून को बीच भारत में सूर्य होता है, वो 23 सितंबर को कहां आएगा, है ना, और 22 दिसंबर को कहां जाएगा, वो मकर रेखा पर। तो 23 सितंबर उसको भूमध्य रेखा पर आना है ना भाई, और ये कर्क रेखा पर होता है। तो कर्क रेखा से जब इधर की तरफ आता है तो गर्मी ही होती है, लेकिन चूंकि बारिश के मौसम के कारण हमको वो अनुभव नहीं हो पाता। अगर 5-6 दिन बारिश रुक जाती है वर्षा के ऋतु में तो आपको पता चल जाता है कि आप ग्रीष्म ऋतु में जी रहे हैं, भारत हमारे ऊपर ही, सूर्य हमारे ऊपर ही है भारत में। ठीक है, तो ये देखो कि आप जून से जाएंगे तो जून के बाद जुलाई, अगस्त, सितंबर। अब सितंबर के 3 महीने में तो सूर्य भारत के आसपास ही है, गर्मी ज्यादा होगी। और अक्टूबर तक आप जाएंगे तो भी सूर्य
की जो अवस्थिति है वो हमसे ज्यादा दूर नहीं होती, जिस कारण से हम लोगों को गर्मी का अनुभव होता है। और 22 दिसंबर तक जाकर सूर्य जब मकर रेखा पर पहुंचता है तब जाकर हमारे पास ठंडी ज्यादा पहुंच पाती है। तो वास्तविक तौर पर आपको नवंबर खत्म होने के बाद ही भारत में ठंड दिखाई पड़ती, टेम्परेचर गिरता है, क्योंकि सूर्य की स्थिति जो होती है वो भारत से दूर हो जाती है। 22 दिसंबर के बाद सूर्य धीरे धीरे करके उत्तर की तरफ आता है, और धीरे धीरे करके उत्तर की तरफ आता है तो फिर भारत में टेम्परेचर फिर क्या होगा, बढ़ने लगेगा। अगला प्रश्न है, भारत की सर्वाधिक वर्षा मुख्यतः प्राप्त होती है, काय से प्राप्त होती है? दक्षिण पश्चिम मानसून से प्राप्त होती है, मैं आपको बता चुका हूं। दक्षिण पश्चिम मानसून में भी हम बात करें तो अरब सागर की शाखा और बंगाल की खाड़ी की शाखा, जिसमें 65% आर्द्रता बंगाल की खाड़ी की शाखा से आती है और 35% आर्द्रता अरब सागर की शाखा से भारतीय क्षेत्र में पहुंचती है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सबसे पुराना सूखा स्थान है? दोस्तों, पुराने सूखे स्थान के तौर पर लेह लद्दाख ही मिलेगा, जहां पर बारिश बहुत कम होती है। निम्नलिखित में से कौन सा किसी भी जगह की जलवायु के 6 प्रमुख नियंत्रणों में नहीं है? देखिए, समुद्र से दूरी जो होती है वो जलवायु को प्रभावित करता है। आपको अगर इसका अनुभव करना हो तो आप ठंडी के मौसम में, दिसंबर जनवरी के मौसम में केरल जाइएगा या फिर समुद्र तट गोवा पे जाइएगा, वहां पर आपको किस प्रकार से ठंड का अनुभव हो रहा है वो आप शेयर करिएगा, तो आपको पता चल जाएगा कि वहां की जलवायु पे समुद्र का प्रभाव है, ठंडी किस हिसाब से लगेगी वो दिखेगा। ठीक है, अक्षांश का प्रभाव होता है, अगर कोई उच्च अक्षांशों पर है, 60 डिग्री लेटीट्यूड पर, 65 डिग्री लेटीट्यूड पर, 90 डिग्री पर तो ठंड होगी, और 0 डिग्री लेटीट्यूड से 2, 4, 5, 6, 10 तक गर्मी होगी। समुद्र धाराएं, अगर ठंडी धाराएं आ रही तो ठंडक लेकर आएंगी, गर्म धाराएं आ रही तो गर्माहट लेकर आएंगी, तो प्रभावित होगा। मानव का प्रभाव, इसमें सही उत्तर है 6 प्रमुख नियंत्रकों में मानव का प्रभाव नहीं है। और देखा जाए तो हर जगह पर मानव का ही प्रभाव है। खेल तो मानव ही कर रहा है, सीमेंट कंक्रीट के जंगल तो मानव ही बिछा रहा है, मोटर वाहन तो मानव ही चला रहा है, फैक्ट्री तो मानव ही चला रहा है, प्रदूषण का कारण भी मुख्य रूप से मानव ही है। तो सब में प्रभावित करने वाला तो मानव ही है, लेकिन यहां पर मानव नियंत्रकों में नहीं है, ध्यान रखिएगा उत्तर। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारत में मानसून की अवधि औसतन कितने समय के लिए विस्तृत होती है? 100 से 120 दिन इसको माना जाता है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने आज के इस लेक्चर में भारत की जलवायु से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस किया है। ये लगता है कि क्वेश्चंस यहीं से आ जाते हैं दोस्तों, लेकिन इसके अलावा अगर कोई छूटता है तो आगे के लेक्चर्स में उसको कवर कर लेंगे। ठीक है, मिलता हूं अगले लेक्चर में नए क्वेश्चंस के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।